Hello dear students and parents, aspirants of JEE मेंस एंड एडवांस्ड। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं यार, न जाने कितने। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 12th आर एक्सपेक्टिंग देयर रिजल्ट्स ऑफ CBSE। I will get 75% or not, I will be eligible for blah blah blah, agreed? पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है ना, मतलब इतने सारे फोन सुन रहा हूँ मैं, इतनी सारी इस समय जो है वो जिसे कहते हैं ना, इट इज़ अ ट्रबलसम स्टेज। अब बच्चों को इस समय बहुत कंट्रोल करना चाहिए और मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा दैट दे शुड बी इन कॉन्टेक्ट विद देयर चिल्ड्रन। बच्चों के नज़दीक रहें, उन्हें दूर ना छोड़ें किसी भी हालत में। चलिए, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ इस तरह की बातें इस समय सोशल मीडिया में हैं, कुछ प्रिंट मीडिया में भी हैं, तो उन पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और ट्रथफुल चीज़ें बता देता हूं। ठीक है, सो एज फार एज JEE मेंस एंड एडवांस इज कंसर्न, मैं 21 को अभी जानबूझ के मैंने ब्लू कलर से भी लिखा था, वो इसीलिए लिखा था कि मैं इसको अभी रिमूव भी करूंगा और इंट्रोड्यूस भी करूंगा। तो हम बात कर लेते हैं दैट इट गोज आउट टू बी एस दिस वन 2020। सितंबर आने वाला है, जुलाई चल रहा है, अगस्त के बाद में सीधा का सीधा JEE मेंस का एग्जाम होना है, फिर उसके बाद में JEE एडवांस का, और दोनों सितंबर मंथ में ही है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपका रिजल्ट CBSE का जो आना है वो डेफिनेटली एक नई असेसमेंट टेक्निक से आएगा। कुछ लोगों के 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा के एग्ज़ाम्स हो चुके थे, उनका असेसमेंट अलग तरीके से होगा CBSE में। जिनके 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम जिन्होंने दिए थे, उनका असेसमेंट अलग टेक्निक से होगा। इज़ दैट क्लियर? तो बहुत सारी चीज़ें कि मेरा असेसमेंट कैसे होगा, मेरे कितने मार्क्स आएंगे, एवरेजिंग कैसे होना है, ये सब आपको CBSE असेसमेंट टेक्निक वाले वीडियो में मैंने बता दिया था। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जो सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वहाँ एक रेगुलर खबर है दैट क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया just for JEE मेंस एंड एडवांस is going to change. Eligibility criteria for JEE मेंस एंड एडवांस is going to change. For what? 2020. अब पहले तो ये देखिएगा कि ये एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है ये होता किसके लिए। मैंने आपको कहा कि क्या मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया JEE मेंस और JEE एडवांस में एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए होता है। समझिएगा सब इसको ध्यान से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्या मेंस और एडवांस के एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए होता है, अपीयर होने के लिए होता है ना? बिल्कुल नहीं है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया JEE मेन और JEE एडवांस के एग्जाम में अपीयर होने के लिए नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इसका कोई लेना देना नहीं है यार, मिसकंसेप्शन है ये। सपोज मैं फेल भी हो चुका हूं ना इस बार अभी आने वाले रिजल्ट में, तो भी मैं JEE मेन और को इजीली 2020 को दे सकता हूं, और यदि मैं JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गया तो वो बात अलग है, लेकिन अभी मैं JEE मेंस के लिए एलिजिबल हूं। इवन आफ्टर दैट माय रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी फेल्ड, बिकॉज आपका जो क्राइटेरिया है वो इन दोनों एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए नहीं है। किसके लिए है? तो आपको मालूम है सब लोगों को दैट थ्रू JEE मेंस हमें एडमिशन मिलता है इन NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। Is that clear? Some very good which are having the same reputation as of IITs. NIT वारंगल को ले लीजिए, NIT तिरची को ले लीजिए, NIT सूरतकल को ले लीजिए। ठीक है, तो पहले मैंने कहा कि आपका JEE मेन का जो एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग NITs में एडमिशन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको IIITs में एडमिशन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये दोनों चीजें एक ही हैं। आइदर यू कॉल देम एज सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट और यू कॉल देम एज गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो ये जो पूरा का पूरा ब्लू कलर का डोमेन है, इट इज फॉर व्हाट? इट इज थ्रू JEE मेंस। समझ आ गया? अब ये NITs, IIITs और GFTI और CFTI, those are having the eligibility criteria. ये कहते हैं कि जब आप उस क्राइटेरिया को क्लियर कर लोगे then and then you get admitted out, तब आपका एडमिशन होगा। समझ आ गया? और आप ये जानते हैं JEE एडवांस के थ्रू हमारा एडमिशन किन में होता है? इट इज इन IITs and some other institutes.
जैसे हमारा IIST है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं और IITs, उनमें हमारा एडमिशन होता है। तो अब आपका IIT का एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू होगा। NITs, IIITs, GFTIs और CFTIs के लिए आपका एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए होगा, के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन एग्जामिनेशन अपीयरेंस के लिए कोई जरूरत नहीं है। अब उसे समझिए क्या हो रहा है। इफ यू आर, ध्यान से समझिएगा, इफ यू आर गेटिंग 75% मार्क्स, 75% मार्क्स एग्रीगेट इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। अब वो बोर्ड क्या हो सकता है आपका? द बोर्ड कैन बी द सेंट्रल बोर्ड और इट कैन बी एनी स्टेट बोर्ड, इट कैन बी ओपन वन, NIOS, यस एलिजिबल। अब ये नहीं कह सकते आप एनी बोर्ड, एनी बोर्ड विच इज नेशनलाइज्ड और थ्रू द स्टेट, बट बोर्ड का क्या होना चाहिए आपके पास में? इट शुड बी, जिसे कहते हैं ना, इलीगल नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी का। तो आपने कहा कि सर 12th बोर्ड में मे बी सेंट्रल बोर्ड और मे बी स्टेट बोर्ड, आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? 75%। एंड किसके लिए? जनरल, OBC और EWS। तो जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरी, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, OBC एज वेल एज OBC में भी कौन सा है? NCL। बाकी तो जनरल कैटेगरी में आती हैं। यू शुड हैव आइदर द 75% मार्क्स एग्रीगेट इन 5 सब्जेक्ट्स, इट इज 5 सब्जेक्ट्स। Physics, chemistry, maths, physics, chemistry, maths, and then 2 other subjects. One is language and one more. So in 5 subjects 100 marks के हैं, तो total marks कितने हुए आपके पास में? It is going out to be 500. उसका 75% कितना होगा? 375 लगा लीजिए, 3/4 into 500, तो 125 चौके और 125 into 3। अब प्रॉब्लम ये है कई बार, क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए बताया है, ये जो 375 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहां मुझसे बच्चे पूछते हैं सर माय परसेंटेज इज 74.92, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो आप एलिजिबल तो एग्जाम देने के लिए तो है ही सही, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन आपका 74.92 होने के बावजूद भी आपको NITs में, IIITs में, GFTI, CFTI और IITs में एडमिशन नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? तो मेरे को मार्क्स कितने चाहिए? 375 एग्जैक्ट, 374 नहीं हो सकते, ठीक है। और वहां आप जानते हैं सब के सब कि आपके मार्क्स जो है वो पॉइंट्स में नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते। आपने देखा होगा कि आपकी मार्कशीट में किसी के मार्क्स यहां कभी भी देखें तो 374.2 नहीं है, ठीक है ना? बात समझ आ गई सबको? तो इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी यू शुड हैव 75% मार्क्स इन 12th बोर्ड इन 5 सब्जेक्ट्स एग्रीगेट, पहली चीज समझ लेना। या फिर बाय द वे आपके 75% मार्क्स नहीं है तो एक क्राइटेरिया है टॉप 20 परसेंटाइल का, मीन जो लेयर है आपकी टॉप 20 परसेंटाइल की वो शो होती है। CBSE का टॉप 20 परसेंटाइल कितना है, बिहार बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल कितना है, यूपी बोर्ड का कितना है, आंध्रा बोर्ड का कितना है, ये सब शोन होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ लिस्ट मिल जाती है। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? तो यदि आप इन दोनों क्राइटेरियाज में से किसी एक को सेटिस्फाई करते हैं यू गेट एडमिटेड ओवर हियर। इफ यू आर फ्रॉम SC/ST कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, द सेम थिंग, बट हियर इट इज गोइंग टू बी 65%, ठीक है। ये तो मैंने समझाया आपको ताकि यहां प्रॉब्लम ये ना हो जिनके मैं रोज टेलीफोन पे जवाब देता हूं, सर क्या मैं एग्जाम दे पाऊंगा, क्या मुझे बैठने देंगे एग्जाम में या नहीं बैठने देंगे, सर मैं जाऊं भी या ना जाऊं। ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो मैंने दिए, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई? अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इस बार ऑड कंडीशंस हैं, किसकी वजह से? 2 वजह से। समझना आप मेरी बात को, कोविड-19 की वजह से ऑड कंडीशंस नहीं थी। क्या हुआ था कि मार्च अप्रैल के आसपास दिल्ली वाला जो रीजन था ना वो बहुत डिस्टर्ब था, वॉट एवर बी द रीजंस, ठीक है, उसकी बात नहीं करना।
तो वहां दिल्ली के कई एरियाज थे जिनमें कर्फ्यू लगा हुआ था, तो कई सारे स्टूडेंट्स उन कर्फ्यू एरियाज में जहां उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स थे वो एग्जाम ही नहीं दे पाए। ये पहली कहानी है, खत्म हो गई। फिर री एग्जामिनेशन होने थे, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने री एग्जामिनेशन डिसाइड किए फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई। अब जाके कोरोना का रोल आता है कोरोना का रोल इनिशियल लेवल पे एग्जामिनेशन कैंसिल कराने में नहीं था। इनिशियल लेवल पे एग्जामिनेशन कैंसिल कराने का रोल तो जो दिल्ली है हमारा कैपिटल है उसकी अनस्टेबल स्टेट थी लॉ एंड ऑर्डर के, तो लॉ एंड ऑर्डर के अनस्टेबल स्टेट की वजह से देयर वाज अ कर्फ्यू एंड बिकॉज ऑफ दैट सम ऑफ द एग्जामिनेशंस गेट कैंसल्ड आउट। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? फिर क्या हुआ कि उसके बाद कोरोना अपीयर हुआ, कोविड अपीयर हुआ, फिर थोड़ी सी सिचुएशन सुधरी, फिर सीबीएसई ने डिसाइड किया कि हम एग्जामिनेशंस करवाएंगे फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई। एग्रीड, समझ आ रहा है सबको? लेकिन फिर कोविड ने अपना रोल प्ले किया, वर्सन सिचुएशन की वजह से फिर एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देके, और फिर एक असेसमेंट क्राइटेरिया किसने, सीबीएसई ने डिसाइड किया कि इस तरीके से हम जो बोर्ड के मार्क्स हैं उसका एवरेजिंग करेंगे, इस तरीके से असेसमेंट करते हुए हमें हमारे स्टूडेंट्स को मार्किंग करेंगे। अब क्या हुआ समझिएगा, सपोज मेरे 3 एग्जाम्स हो चुके हैं और वो जो मेरे 3 एग्जाम्स थे उनमें मेरे मार्क्स हो सकता है अच्छे ना आए। इज दैट क्लियर? बट अब मेरे पास जो मेरे 4th 5th जो एग्जाम में नहीं दे पाया था उनमें जो मुझे मार्क्स मिलेंगे वो तो किसके अकॉर्डिंग मिलेंगे? वो तो मिलेंगे उन 3 एग्जाम्स जो आप दे चुके हैं उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? बट मेरा फिजिक्स हो सकता है बहुत अच्छा हो यार, मेरा केमिस्ट्री हो सकता है बहुत अच्छा हो, बट मेरे केमिस्ट्री की नॉलेज को कोई इंग्लिश या फिजिक्स की नॉलेज के अकॉर्डिंग तो टेस्ट नहीं कर सकता। और भी कमाल है, सपोज आपके जो है आउट ऑफ 5 आप लेस देन 3 एग्जामिनेशंस दे पाए या लेस देन 2 एग्जामिनेशंस दे पाए, तब तो आपका जो कंप्लीट आपका स्कूल लेवल पे जो परफॉर्मेंस था इन योर प्रैक्टिकल्स, इन योर प्रोजेक्ट्स, उसके अकॉर्डिंग, इन योर इंटरनल्स, उसके अकॉर्डिंग एवरेजिंग की जाएगी। हो सकता है कि मैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में नहीं पढ़ता था। इज दैट क्लियर? तो मेरा इंटरनल्स अच्छा नहीं है, बाद में मैंने पढ़ाई कर ली। तो यार वो जो इवैल्यूएशन टेक्निक है ना वो बेसिकली एक छोटा सा सॉल्यूशन है कि कैसे ना कैसे करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन वो एग्जैक्टनेस नहीं है। एक और खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक है, मैंने 2019 में बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था पर मेरा ये जो क्राइटेरिया था वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो हमारे पास एक फैसिलिटी इंप्रूवमेंट की, तो अब मुझे एक सब्जेक्ट में इंप्रूव करना था, तो मैंने उस सब्जेक्ट में इंप्रूव करने के लिए अप्लाई किया एंड दैट वाज ऑफ फिजिक्स। पर अब फिजिक्स का एग्जामिनेशन ही कैंसिल हो गया समझ रहे ना? तो इन सारी जितनी भी सिचुएशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ये कंफर्म हो चुका कि जिनका इस समय इवैल्यूएशन होना है, बोर्ड इवैल्यूएशन ऑफ क्लास 12th, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इज द करेक्ट वन और ट्रथफुल वन। इज दैट क्लियर? तो जब वो करेक्ट इवैल्यूएशन की टेक्निक नहीं है, एग्जैक्ट इवैल्यूएशन की टेक्निक नहीं है, एक्सट्रापोलेशन ऑफ द कर्व है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि सर हो सकता है किसी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो जाए, इनजस्टिस हो जाए। अब यदि कोई इनजस्टिस होता है तो इट शुड बी स्टॉप्ड आउट। तो वो इनजस्टिस को रोकने के लिए ये फील होता है कि क्या इस क्राइटेरिया को ही एज वन टाइम सॉल्यूशन रोक दिया जाए। हम जेई मेन और जेई एडवांस 2020 में इस 2021 सेशन के लिए जब हम एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीआई में और सीएफटीआई में और आईआईटीज में स्टूडेंट्स को एडमिशन दें, तो एडमिशन देने के लिए इस क्राइटेरिया को हम रिमूव कर दें। बट इट इज नॉट परमानेंट, इट इज नॉट परमानेंट, इट इज सिंपली फॉर दिस सेशन। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? अब आपके दिमाग में कई सारी चीजें आएंगी। तो पहली चीज, जिन बच्चों ने पहली बार जेई मेंस देना है, जो इस समय 12th का एग्जाम देके आए 2020 का, जिनके एग्जामिनेशंस कैंसिल हुए हैं, जिनके लिए नई असेसमेंट टेक्निक है, ठीक है, उन्हें घबराना बिल्कुल नहीं है। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये क्राइटेरिया जो है उसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तब तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। और बाय द वे ये क्राइटेरिया कैंसिल नहीं होता है तब भी आपको बहुत ज़्यादा खुश हो जाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास में चांसेस हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं।
ठीक है ना। आप इस साल हो सकता है एंटर ना कर पाए। मैं बताता हूं आपको, जब काउंसलिंग होती है जोसा, जॉइंट सीट अलोकेशन बोर्ड, जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी, JOSS, जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी, तो वहां आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है दैट आपके मार्क्स कितने हैं 12th में, और उन मार्क्स के अकॉर्डिंग आप 75%, 65% या कैटेगरी के अकॉर्डिंग या टॉप 20 परसेंटाइल में अपीयर हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, वहां आप एलिजिबल इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए है या नहीं है। तो वहां आपको मार्कशीट ड्यूरिंग द काउंसलिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी पड़ती है, फिलअप करना पड़ता है वो पूरा का पूरा एक परफॉर्मा, फिर आपको जाके दिखाना पड़ता है, तो वहां हम पकड़े जाते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया मेरी बात। तो ठीक है, इस साल आप नहीं हो पाएंगे, अरे यार इंप्रूव करके अगले साल देंगे, उसमें क्या हो गया, उसमें ऐसा नहीं है कोई चीज छिनने वाली है। बट एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, जहां तक एज एन अकेडमिशियन मैं सोचता हूं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के सारे अकेडमिशियन जो है वो स्टूडेंट फेवर में ही सोचते हैं, वो कभी भी इनजस्टिस पे नहीं जा सकते। तो हमारा जो कंप्लीट इस समय IIT दिल्ली ने JEE एडवांस जो है वो कंडक्ट करना है, और IIT दिल्ली जब JEE एडवांस कंडक्ट करेगा तो वहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज़ हैं, वन इज नोन टू बी एज जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी एंड वन इज नोन टू बी एज जॉइंट एडमिशन बोर्ड। तो ये जो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, जिसमें जितने भी हमारे IITs हैं, ऑल 23 IITs के डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो सब लोग ये सोचते हैं कि इस बार इस क्राइटेरिया को क्या कर दिया जाए, ब्रेकआउट कर दिया जाए वन टाइम सॉल्यूशन के फॉर्म में। अब ये जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट किसे भेजेगी, जॉइंट एडमिशन बोर्ड को, और फिर जॉइंट एडमिशन बोर्ड अप्रूवल देगा। समझ आ गया। तो हो सकता है कि ये अप्रूवल इस साल मिल जाए, मिल जाता है इट इज़ गुड, नहीं मिलता है तब भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आगे चल के आनी है थ्रू व्हाट, थ्रू इम्प्रूवमेंट, वो हमेशा अवेलेबल है आपके पास में। तो पहली चीज, एग्जाम देने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका परसेंटेज कितना भी है, एग्जाम देने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि आप सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो यहाँ एडमिशन, इन इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? समझ आ गया आपको यदि इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के अलावा बाकी इंस्टीट्यूट्स पे ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होता है, उनके अपने क्राइटेरियाज हैं। जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, इनके अपने खुद के स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उनमें एडमिशन के लिए ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। तो घबराना नहीं है, मतलब सॉल्यूशन तो इतने हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है, बिल्कुल हद नहीं है। आप क्रेडिट जी का जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, उस पर आप लिख दीजिए अपनी प्रॉब्लम को, वी विल सी दैट एंड वी विल गिव यू द सॉल्यूशन। समझ आ रहा है? तो सॉल्यूशन का तो कमी नहीं है, बट आई थिंक कि यदि 2020 में ये क्राइटेरिया डाइल्यूट कर दिया जाए तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को हमें टैप करना है। समझ आ गया? तो आपको क्लैरिटी आ चुकी सब चीज़ों की कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, बट अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, नथिंग इज डिसाइडेड। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है उसको बता देना चाहता हूं कि इन चीजों के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक बातें सुनकर और निकल जाना है, आगे नहीं जाना है। मैंने आपसे लगभग 15-17 मिनट बात की, मेरी बात को आप समझ गए। मेरी बात को समझने के बाद में इस पूरे टॉपिक पर सोचना बंद कर देना है, बिकॉज आई एम अ टीचर। समझ रहे ना आप मेरी बात को? इसके अलावा नहीं सोचना है, अरे यार क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है। हम आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, लेकिन इन सारी चीजों के प्रो एंड कॉन को आप डिस्कस करने लग जाएं, इट्स नॉट योर वर्क, इट्स नॉट योर जॉब। आगे आपको मेरी बात समझ में लग रहा होगा कि हाँ एक टीचर डांट रहा है, अरे भाई टीचर डांटेगा ही सही, गलत डायरेक्शन में जाओगे तो डांटेगा ही सही। तो बस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, सोचना बंद कर दीजिए, और फिर भी कोई नई डेवलपमेंट आता है तो मैं फिर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन तब तक मजे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय, थैंक यू।